एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस सेशन को भी शुरू करने से पहले। हमारे पास 2-3 खास मेहमान मौजूद हैं और क्योंकि हम बनारस की बात कर रहे हैं तो बनारस के डेवलपमेंट से लेके किस तरीके से बनारस बदला, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गुणाकेश शर्मा जी मौजूद हैं, आपका स्वागत करती हूं सर। उदय राज सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत करती हूं। और जितेंद्र सिन्हा साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं भारत 24 के इस मंच पर। सबसे पहले जितेंद्र सिन्हा साहब, मैं आप ही के साथ शुरू करूंगी क्योंकि बनारस में बहुत बदलाव हुए हैं और खासतौर से अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो पूरे देश में ही रियल एस्टेट का बड़ा बूम है। तो सबसे पहले तो मैं बनारस के पर्सपेक्टिव से समझना चाहती हूं, रियल एस्टेट के नजरिए से बनारस कितना बदला है? सबसे पहले गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग एवरीवन। एक्चुअली आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही मैं बोलूंगा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हर टाइम सबका किसी न किसी सबका शहर का टाइम होता है। तो अभी हम लोग बनारस में बैठे हैं और ये टियर 2 टियर 3 सिटी में आता है ये। और जब से हमारे मोदी जी ने जब से पीएम बने हैं और हमारे यहाँ के सांसद बने हैं, तब से इतना काम हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि जितनी डेवलपमेंट पहले बाहर होती थी अब हम बनारस में एक्सपेक्ट करते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे पीएम, उसके बाद 17 में हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से जो डेवलपमेंट का कार्य शुरू हुआ, सिलसिला शुरू हुआ, और सिलसिला शुरू होने के लिए अधिकारी बहुत, ऑफिसर्स बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। तो वैसे तेज तरार अच्छे ऑफिसर्स भी यहाँ पे लगातार आते रहे। और आज का ये टाइम है, आज का ये समय है कि अब हर जगह डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। बनारस के हर कोने में, हर क्षेत्र में प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हो गया है। प्रॉपर डेवलपमेंट के लिहाज से और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हैं। तो उदयराज सिन्हा साहब, क्योंकि यहाँ पर ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में और अदरवाइज भी बड़ी प्रगति हुई है और हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में बदलाव हमने महसूस किया कि लोग थोड़ा ट्रेडिशनल व्हीकल इस्तेमाल न करके ईवीज की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप इन बदलावों को पहले कैसे देखते हैं, और दूसरा ईवीज को लेकर लोगों के बीच में जो लोकप्रियता बढ़ रही है और उसके इम्पैक्ट को और एक्सेप्टेंस को, सबसे इंपॉर्टेंट ईवीज को लेकर बदलते समय में आप कैसे देखते हैं वाराणसी? थैंक यू मैम। अगर बदलाव देखें तो हम समझते थे कि कारें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में बिकती हैं। आज उत्तर प्रदेश नंबर 1 है इन द सेल ऑफ द कार्स। तो ये क्रेडिट जाती है शासन को, सड़कों को, व्यवस्था को, जिसकी वजह से आज हम कार लेने की सोच रहे हैं। नहीं तो शायद ट्रैफिक जाम की वजह से 2 व्हीलर लेते। मैं 2 व्हीलर का डीलर हूँ, कार का डीलर। खासतौर से वाराणसी में तो वाराणसी में तो पहले तो कारों का मतलब कार का सेल वाराणसी में भी इंक्रीज हुआ जी। जहां तक इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, उत्तर प्रदेश नॉर्मली फॉलोवर हुआ करता था, बट आज उत्तर प्रदेश अग्रणी है ईवी व्हीकल के एडॉप्शन में। जी। पूरे देश का 33% इलेक्ट्रिक व्हीकल उत्तर प्रदेश में बिकती है। ओके। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर ये लेटेस्ट इंपैक्ट जो ईरान वार का है उससे अगर देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर इन वेटिंग। और मैं धन्यवाद दूंगा वाराणसी के नागरिकों को कि इन्होंने वातावरण को शुद्ध करने के साथ, बचत के साथ, वाराणसी को शुद्ध रखने में, हवा को शुद्ध रखने में ईवी व्हीकल अडॉप्ट किए हैं। ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत। मैंने वही एक्सेप्टेंस की बात की क्योंकि हम ओवरऑल इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी देखें तो ईवीज का एक्सेप्टेंस धीमे धीमे सही लेकिन अब होता हुआ नजर आ रहा है। और खासतौर से अब क्योंकि हमें तो पेट्रोल पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना है तो उस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितेंद्र सिंह साहब, क्रेडाई पूर्वांचल के अध्यक्ष होने के नाते आपकी प्रायोरिटीज किस तरीके की नजर आती हैं और इन प्रायोरिटीज में कैसा बदलाव भी आप महसूस कर रहे हैं? नहीं, बीइंग प्रेसिडेंट मैं ऑलवेज हम लोग देखते हैं और ट्राई करते हैं कि जो भी हमारे डेवलपर्स हैं या जो भी हमारे इंडस्ट्रीज में प्रॉब्लम्स आती हैं उसको एड्रेस करें और किस तरह से अपने एसोसिएशन के बात को शासन तक पहुंचाएं। साथ ही साथ और जो नए टेक्निक्स यूज हो रहे हैं, जो बाहर हो रहे हैं, इनफैक्ट बॉम्बे, दिल्ली या पुणे, वो सब चीजें हम अपने शासन तक पहुंचाएं, अपने रिस्पेक्टेड अथॉरिटी तक बात करें और वहां पे चेंज की बात करें हम लोग। और अच्छी बात यह है कि अभी की जो सरकार है, जो भी टीम है उनकी,
साथ ही साथ जो ऑफिसर्स की टीम है वो लोग सुन रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि आज हमारे यहाँ जो बाइलॉज चेंज हुआ, पिछले साल जुलाई में बाइलॉज चेंज हुए और बहुत ही ट्रेमेंडस जॉब था। अब हम इक्वली सिर्फ बॉम्बे और पूना की नहीं, हम दुबई की तरह भी बिल्डिंग बना सकते हैं। इतना एफएआर, इतनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने बाइलॉज में पॉजिटिव चेंजेज आए हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, और साथ ही साथ दयालु भैया जो हमारे घर के बड़े भाई हैं हमारे और मंत्रालय में भी हैं, उनको भी धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों ने हमारी बात को वहां तक पहुंचाई और इसको पॉसिबल किया। अब हमारा डेवलपर समाज जो है, जो बिल्डर है, वो मॉडर्न बिल्डिंग, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है। सस्ता चाहे तो हम सस्ता ही बना सकते हैं और लग्जरी चाहे तो लग्जरी भी बना सकते हैं। तो ये बहुत सारी चेंजेस हुए हैं और हम लोग कंटिन्यूअस इस प्रयास में लगे रहते हैं कि कुछ अच्छा दे बनारस को। और एक टाइम आएगा, आप देखेंगे कि जैसा बॉम्बे में, दिल्ली में बिल्डिंग्स बन रहे हैं, वो हमारे बनारस में भी बनना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, इस बात की उम्मीद की जानी चाहिए। और खास तौर से मैं इसीलिए बनारस पर बार बार फोकस करती हूँ कि एक तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, उनकी कर्म भूमि है, और जिस तरीके से गंगा की अविरल धारा यहाँ पर बहती है, वो एहसास होना चाहिए कि एक आप ऑन गोइंग है, आप चलते रहें, आप रुके नहीं, आप थके नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है सर, अगर मैं खास तौर से बनारस के पर्सपेक्टिव में और बनारस में जो अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट हुआ है या फिर जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्टअप हुआ है, उसने आज बनारस जहां है उसको पहुंचाने में कितनी मदद की है? देखिए, कोई भी शहर एक जीवित इकाई होता है और वो नेचुरल ग्रो करता है, लेकिन कई कारणों से हम उस नेचुरल ग्रो को रोकने लगते हैं तो उससे समस्याएं आती है। वर्तमान परिदृश्य में आप देख रहे हैं कि शहर बहुत ही नेचुरल तरीके से, खास करके बनारस, बहुत अच्छे से डेवलप हो रहा है। और उसके लिए सबसे पहले आवश्यकताएं थी कि सड़कें चौड़ी हों, जिससे कि आवागमन की सुविधाएं बढ़े। ये सारी सुविधाएं बनारस में काफी तेजी से विकसित हुई है। अब वाराणसी विकास प्राधिकरण के एडिशनल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से सभी लोगों को, हम लोग किसी भी शहर तब तक अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो सुनियोजित ना हो, प्लान्ड ना हो। और हम लोग इसी सुनियोजित विकास पर सतत ध्यान दे रहे हैं। इसके 2-3 आयाम होते हैं सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने के। एक आयाम है कि कोई भी व्यक्ति कैसे सुनियोजित करेगा, इसको हम कैसे समझाएंगे। तो उसमें एक, जैसा जितेंद्र जी ने कहा, जो हमारे प्राइवेट बिल्डर्स होते हैं, ये पार्टनर के रूप में काम कर रहे होते हैं, जो कि एग्जाम्पल के रूप में अच्छे कॉलोनियां बनाते हैं, लोगों को अच्छे फैसिलिटीज देते हैं और लोगों को विश्वास होता है कि अच्छा ये सुनियोजित विकास है। दूसरा, प्राधिकरण उसमें लेआउट पास करता है। बहुत सारे कॉलोनियां हैं जो लोग आते हैं लेआउट पास कराने के लिए और उसको हम लोग तेजी से पास करते हैं। जैसे आजकल आप लोग पेपर में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, और कई सारे लोग हैं जिसको स्वयं अनुभव किए होंगे कि 2 दिन 4 दिन, एक हफ्ते में हम लोगों ने लेआउट पास किया है। और विगत 6 महीने में कहूं तो लगभग 200 से 250 लेआउट पास हुए हैं। ये बनारस के लिए सबसे अच्छी बात है। पुराने समय में अगर देखें तो यहाँ प्रक्रिया नहीं थी। एग्रीकल्चरल लैंड यूज में प्लॉटिंग करना, उसको रोक करके अब जो रेसिडेंशियल लैंड यूज है, आवासीय उपयोग है, जहां आवास होने चाहिए उन्हीं कॉलोनियों में एक प्रॉपर लेआउट हो। लेआउट का मतलब केवल लकीरें नहीं होती, आप वो एक विश्वास होता है कि अगर हम ले रहे हैं तो हमारा प्लॉट होगा, उसके सामने एक अच्छी सड़क होगी जो मानक के हिसाब से जितनी होनी चाहिए। न्यूनतम हमारा 30 फीट, कुछ जगहों पर 25 फीट तक के मानक हैं, और इससे ज्यादा अगर बड़ी कॉलोनी है तो उससे चौड़ी ज्यादा सड़कें होंगी। वहां 15% पार्क होना चाहिए। छोटे कॉलोनियों में हल्का सरकार ने छूट दे रखी है कि 3000 से छोटा है तो पार्क की जरूरत नहीं है, लेकिन उससे बड़े हैं तो पार्क की भी आवश्यकता होगी। तो लोगों को जो आवश्यक सुविधाएं हैं, अगर सड़क है तो केवल जमीन नहीं होगी, प्रॉपर सड़क डेवलप होना चाहिए, उसको पानी की सर्विसेज मिलनी चाहिए, उसको सीवर की सर्विसेज मिलनी चाहिए। तो सारी सुविधाओं से युक्त, क्योंकि व्यक्ति एक मकान में नहीं रहता, वो एक कॉलोनी में रहता है, कि हैबिटेट में रहता है, तो उसको हैबिटेट के साथ जितनी सुविधाएं चाहिए वो उसको मिलनी चाहिए। ये सुनियोजित विकास के दूसरे आयाम है। प्राधिकरण भी कुछ काम करता है। आजकल जैसे हम लोग बनारस में करीब 3-4 कॉलोनियों पर काम कर रहे हैं। एक हमारी रिंग रोड पर मढ़नी गांव पड़ेगा, अगर संदाहा चौराहा से आप मुगल सराय की ओर जाएंगे तो गंगा जी से पहले ही मढ़नी गांव है, वहां लगभग हम 150 से 200 एकड़ पर काम कर रहे हैं और लगभग हम 100 एकड़ प्लस जमीन खरीद चुके हैं। इसी प्रकार अगर आप देखेंगे प्रयागराज आने पर हमारे NH2 पर जो है KIT के पास एक कल्लीपुर गांव है, वहां हम लोग करीब 350 एकड़ की कॉलोनी पर काम कर रहे हैं और उसमें भी हम लोग लगभग 150 एकड़ के आसपास प्लस कर चुके हैं और डेवलपमेंट उसमें शुरू करने वाले हैं। इसी प्रकार जो गंजारी स्टेडियम है, स्टेडियम के पास एक हम लोग जो है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के पास एक कॉलोनी प्लांट कर रहे हैं
और वहां भी हम लोग जमीन खरीद रहे हैं। देखिए, अगर केवल एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम अगर वहां बनेगा तो वो पूरी तरह से अपने उद्देश्य को फुलफिल नहीं करेगा। केवल एक स्टेडियम है, लोग साल भर में 10 मैचें होंगे, 12 मैचें होंगे, उतनी बार जाएंगे, लेकिन उसके पूरे कैपिटल को कैप्चर करने के लिए वहां एक प्लान्ड सिटी आसपास होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे पोटेंशियल के जगहों पर हम भी उसको बना करके दिखाना चाह रहे हैं कि ऐसा होता है एक प्लान्ड सिटी और उसमें क्या हैबिटेट हो सकता है। ये दूसरे आयाम हो गए। तीसरे आयाम जो हमारा एज ए रेगुलेटर की भूमिका होती है, जिसमें है कि अगर कोई व्यक्ति नियमों को नहीं मानता है तो उसको हम कैसे रोकें, तो उस चेक एंड बैलेंसेस पर भी काम कर रहे हैं। और बहुत सारे इलीगल प्लॉटिंग्स के भी आप लोगों ने पेपर में पढ़ रहे होंगे कि उनको भी रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई इलीगल प्लॉटिंग ना करे। तो 3 एस्पेक्ट्स जो मैंने बताया कि कोई भी व्यक्ति इलीगल प्लॉटिंग ना करे, जो भी प्राइवेट सेक्टर के व्यक्ति हैं, प्लॉटिंग करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में काम करना चाहते हैं, वो प्राधिकरण से नक्शा पास कराएं, और जैसे ही प्राधिकरण आते हैं तो विद इन 10 डेज, विद इन 7 डेज, विद इन 2 डेज, 3 डेज हम उसको पास कर दें। और तीसरा कि हम भी कुछ बड़ी कॉलोनियां लाएं, जो कि प्राइवेट सेक्टर्स अभी बनारस का उतना डेवलप नहीं हुआ है कि वो 200, 400, 500 एकड़ में लाएं। अगर हम देखते हैं जो बड़े शहर हैं, जैसे लखनऊ में आप देखेंगे तो वहां अंसल है 2500 एकड़, 2000 एकड़ में कॉलोनियां बना रहा है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही बनारस के भी प्राइवेट सेक्टर्स के लोग आएंगे और बड़ी बड़ी कॉलोनियां करेंगे। देखिए, शहर का विकास सुनियोजित विकास के बिना अधूरा है। केवल कुछ बड़ी सड़कें चौड़ी हो जाने से, आर्टरी बनाने से काम नहीं चलेगा। हर कोशिका तक जो ब्लड पहुंचाने का काम जो हमारे नस करते हैं, ये है सुनियोजित विकास के अंग। कि मेन आर्टरी और मेन वेन्स ही नहीं है, छोटे छोटे जो नीचे भी जाएंगे, 9 मीटर की सड़कें, 12 मीटर की सड़कें, 18 मीटर की सड़कें, ये जब सुनियोजित होगा तो पूरा शहर एक प्लान्ड होगा और हम भी एक अच्छे शहर के रूप में रहेंगे, इस बात का विश्वास है। बिल्कुल। क्योंकि आपने जो बातें कही उसी से जुड़ा मेरा एक सवाल जरूर है, लेकिन उसको लेने से पहले एक सवाल मैं जरूर उदयराज जी मैं आपसे लेना चाहती हूँ, क्योंकि उदय ऑटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, सफलता है, सक्सेसफुल है, लेकिन इसी बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्राहकों के बीच में आप एक विश्वास को, एक भरोसे को कैसे बनाए रखें। क्योंकि अभी सर ने भरोसे की बात की जब, तो वो उस सेक्टर में भी आता है, इनके सेक्टर में भी आता है, आपके सेक्टर में भी आता है, तो भरोसा कैसे बना रहे, ये कोशिश आपकी तरफ से कैसे रहती है? मैं भरोसे के लिए, मैं तो बजाज ऑटो में जॉब करता था और करीब 23 इयर्स जॉब के बाद जब ये बिजनेस स्टार्ट किया तो जो मैंने प्रीच किया उसको मुझे अडॉप्ट करना था। तो पहला तो सिद्धांत यही है कि डिलीवर मोर, प्रॉमिस लेस, डिलीवर मोर। एंड जिन भी प्रोडक्ट को हम लोगों ने टच किया वो टेक्नोलॉजी में बहुत ही एडवांस थे। इवन मुंबई, दिल्ली में नहीं लॉन्च हुआ। 2008 में GDI प्रोडक्ट लॉन्च हुआ जो कि एडवांस कार के सिस्टम इन 3 व्हीलर थे, और उस विश्वास को हम लोगों ने कस्टमर्स को डिलीवर किया है। तो आजकल तो मेजरमेंट के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, NPS, नेट प्रमोटर स्कोर, और हम लोग कस्टमर से भी टच करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि जो हमने उनको कमिट किया है वो डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिल्कुल, एंड दैट हेल्प्स बिल्डिंग ट्रस्ट। एक बार पहले जरा जोरदार स्वागत हम करना चाहेंगे, दयाशंकर मिश्रा जी हैं हमारे बीच में मौजूद, MOS इंडिपेंडेंट चार्ज UP गवर्नमेंट। दयाशंकर मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 के इस कॉन्क्लेव के बीच में। और चर्चा को आगे जारी रखते हुए जितेंद्र साहब, आप ही के पास में आना चाहूंगी, क्योंकि हम पूरे बनारस और पूर्वांचल के क्षेत्र की हम बात करें तो हमने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी ज्यादा हुआ है। सर ने भी अभी उसका जिक्र किया कि कैसे प्लान वे में ये लोग चलना चाहते हैं, लेकिन इसका हाउसिंग और रियल एस्टेट में आपने इम्पैक्ट देखा है? मतलब बेहतर सड़कें, बेहतर हाईवेज, तो आपको लगा हो कि रियल एस्टेट में भी ये एक आधार रहेगा कि बूम आए? देखिए, 2 चीजें हैं, 2 चीजें बहुत ही एक दूसरे को साथ देता है, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, दोनों साथ साथ चलते हैं। अभी सरकार भी बहुत मेहनत कर रही है, इन्वेस्ट यूपी, उसके पहले इन्वेस्ट इन इंडिया। तो इन्वेस्टमेंट तभी आता है ना जब इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है। अगर 18 मीटर की सड़कें हैं तो उस पर छोटी टाउनशिप आ जाएगी, 24 मीटर रहेगा तो बड़ी टाउनशिप आ जाएगी, 48 मीटर्स रहेंगे तो मिक्स्ड एंड यूज है और आपको जो मन वो बना सकते हैं आप। तो ये डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पे दोनों। अब हम बात करते हैं 17 से पहले और 17 की बात की बनारस की। 17 से पहले जो बनारस था,
आप रोड्स देखें तो गड्ढे थे, पतली सड़कें थी, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे वैसे हमारे सड़कें चौड़ी हो रही हैं। नो डाउट इसमें पूरा का पूरा श्रेय आता है हमारे गवर्नमेंट को, फिर हमारे लोकल अथॉरिटीज को, हमारे ऑफिसर्स को। डे बाय डे जैसे जैसे वो रोड को चौड़ा करते हैं, वो प्लान करते हैं और उसके लिए मेहनत भी करते हैं। कभी कभी एक्विजिशन के लिए उनको बहुत परेशान होना पड़ता है, सारे ऑफिसर्स को परेशान होना पड़ता है। यही लोकल जनता जो है कभी कभी मिनिस्टर्स के पास जाते हैं कि हमारा एक्विजिशन हो रहा है, फिर उनको समझाया जाता है कि इस एक्विजिशन से आपको क्या फायदा होगा। हमने एक छोटी सी टाउनशिप बनाई है 450 फ्लैट्स की। जब हमने शुरू किया था तो वहां पे रोड सिंगल लेन था, आज वहां 4 लेन है। तो ये डिपेंड ये करता है कि पहले हम 10 फ्लोर की बिल्डिंग प्लान कर सकते थे, आज हम वहां पे 50 फ्लोर की बिल्डिंग प्लान कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर बाईलॉज। तो ये समझना बहुत जरूरी है हम सबको, पूरी जनता को मैं बोलना चाहूंगा, पूरे बनारस को, इनफैक्ट पूरे यूपी को, कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर आता है वही डेवलपमेंट होता है, और जहां डेवलपमेंट होगा वहीं सब हर वर्ग को फायदा होगा इससे। तो नो डाउट मैम, ये बहुत सारा फायदा हुआ है बनारस को। पूरा बनारस हमारा अनलॉक हो गया है। पहले रिंग रोड फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3, इंटरनल सड़कें, जितनी सड़कें चौड़ा हो रहा है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट आ रहा है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट हमारे शहर को और हमारे स्टेट को फायदा हो रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है गुनाकेश सर, कि हम देखते हैं कि बनारस में सभ्यता है, ट्रेडिशन है, फिर हम देखते हैं अभी टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फिर आप इसको डेवलप भी करना चाहते हैं। तो हमारी विरासत को भी हम संजोए रखें, हम टूरिज्म को भी उसी तरीके से बूस्ट करें, लेकिन साथ ही हम अत्याधुनिक भी हों, हम मॉडर्नाइज भी हों। तो ये बैलेंस कैसे बनाते हैं आप लोग? जी मैम, ये आज के समय की बहुत बड़ी डिमांड भी है, मांग भी है। देखिए, बनारस सबसे प्राचीन जीवंत शहर है, बिल्कुल, और इसकी संस्कृति और सनातन से जो जुड़ाव है ये अप्रतिम है। ये हमारे हमेशा मस्तिष्क में रहता है। हम कोई भी प्रोजेक्ट ले रहे होते हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे होते हैं, कोई भी पॉलिसी बना रहे होते हैं, तो ये दिमाग में रहता है कि बनारस की जो भौगोलिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जो इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है, वो हमेशा अक्षुण्ण रहना चाहिए, वो टॉप रहना चाहिए, और वो हमारे हर प्लानिंग की अंतरात्मा वही होनी चाहिए। उसके बाद चूंकि समय की मांग है कि हम जो डेवलपमेंट करें, जो भी हम चीजें कर रहे हैं, चूंकि अब समय के साथ नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी को भी हमें आत्मसात करना है जीवन को आसान बनाने के लिए। तो उसके लिए जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं, जैसे अगर आज से 400 साल पहले, 300 साल पहले व्हीकल्स नहीं होते थे, सड़कें पतली थी, बनारस की गलियां अपने आप में सफिशिएंट थी लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, कैटर करने के लिए। लेकिन जब मोटर व्हीकल्स के आविष्कार हुए और मोटर व्हीकल्स आएंगे, देखिए हम टेक्नोलॉजी को छुटकारा नहीं कर सकते, उसको हम पीछे नहीं छोड़ सकते, हमें एक्सेप्ट करके चलना है। तो उसके लिए हमें सड़कें चौड़ी करनी होगी। तो हमें सांस्कृतिक विरासत को भी ध्यान रखना है कि बनारस का जो मूल तत्व है वो बना रहे, और जो नई टेक्नोलॉजी है उससे भी हम लोगों को लाभान्वित करें, तो उसके हिसाब से सड़कें चौड़ी होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं हो रहा है। ऐसे ही जो भी हम काम करते हैं, अगर टूरिज्म पर्यटन आ रहे हैं, तो पर्यटक अगर देसी हैं, विदेशी हैं, तो उसको भी एक कंफर्ट जोन मिले, उसको भी सुरक्षा की उसकी भी पूरी व्यवस्था हो, उसके रहने की, खाने के, घूमने के, इधर उधर जो भी देखना चाहे तो उसकी पूरी सुविधा हो, तो उसके लिए भी व्यवस्था बना है। इसलिए आपने देखा हो कि बनारस में बहुत सारे होटल्स हैं। सरकार की भी पॉलिसी आई है कि पेइंग गेस्ट घर में ही आप लोगों को 6 कमरे तक है तो आप कर सकते हैं, कि जिससे हम लोगों को होमली एटमॉस्फेयर भी दें, वो बनारस को समझे भी, बनारस को आत्मसात भी करें, और सारे सुविधाएं भी उपलब्ध हो उनको। ये पूरे चीजें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एक लाइन में वैसे भी कहते हैं ना, चेंज इज ओनली कांस्टेंट। तो बदलावों के साथ हमें बढ़ते रहना है, लेकिन अपनी चीजों को, अपनी जड़ों को, अपनी सभ्यता को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी संस्कृति को भी साथ साथ लेकर चलना है। और आप तीनों इसी तरीके से योगदान देते रहें, बनारस और पूर्वांचल के क्षेत्रों में इसी तरीके से प्रगति होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ बातचीत में जुड़ने के लिए। मैम, एक अनुरोध था मेरा जी सर, कि फ्लैट जी बना रहे हैं, विकास प्राधिकरण भी है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिमांड बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो लोग बोलते हैं मैं फ्लैट पे रहता हूं, मैं चार्ज कैसे करूंगा। तो पार्किंग लॉट में उनके चार्जिंग की भी व्यवस्था अब अगले नक्शा में या निर्माण में ये सुविधा उन्हें मिले। जी नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉलिसीगत बहुत सारी चीजें हैं। अभी जितेंद्र जी ने भी कहा कि सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज को बहुत सुलभ किया है, बहुत लोगों के लिए आसान किया है,
बहुत ज्यादा। तो ये जो नई नई चीजें आ रही हैं उसको भी हम लोग एक्सेप्ट करेंगे और उसको भी चीजों को हम एकोमोडेट करके बिल्कुल, और policy का मकसद change हमारा करा के यही है कराएंगे। साथ में आप लोगों को क्योंकि बैठाना। अल्टीमेटली सभी का उद्देश्य है कि लोगों का विकास हो। अभी करेंगे। एक नई स्कीम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, मतलब मैं अपनी कंपनी की तरफ से एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं। उसमें हर पार्किंग में ईवी चार्जिंग की व्यवस्था हम देके जाएंगे। बढ़िया। That's ठीक good. है, सिर्फ आपको चार्जर अपना लगाना होगा, बाकी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी रहेगी। चलिए, थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस चर्चा के बाद।